Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 3, Mixed Economy of Financial Administration. Topics to be covered are Introduction, Mixed Economy Concept and Silent Features, Evolution of Mixed Economy in India, Private and Public Sector in India, Mixed Economy, Recent Trends and an Appraisal. So first of all, इंट्रोडक्शन. सो एज वी नो जो इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत मिक्स्ड इकोनॉमी है. सो बेसिकली इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, उसमें इंडिया में क्या पर्टिकुलर किस टाइप की इकोनॉमी है. सो मिक्स्ड इकोनॉमी बेसिकली implies डेमोक्रेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. मिक्स इकोनॉमी क्या है, जिसमें हम लोगों ने इमर्शन कर दिया है प्राइवेट सेक्टर का एज वेल एज पब्लिक सेक्टर का. सो इन इट फ्री फंक्शनिंग ऑफ मार्केट मैकेनिज्म इट इज नॉट परमिटेड एंड द गवर्नमेंट intervenes or regulates the private sector in such a way that the two sector become mutually रेनफोर्सिंग. देखिए अब हमारे पास क्या है कि गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को एक दूसरे के साथ इतना कंपेटिबल बना दिया है कि बेसिकली उन दोनों के बीच में म्यूचुअल रेनफोर्सिंग हो चुका है. सो देयर इज ए कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ बोथ सेक्टर टू द नेशनल ऑब्जेक्टिव एंड प्रायोरिटीज. सो दोनों जो सेक्टर है पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, दोनों सेक्टर का जो मेन मोटिव है वो अब हमारे पास नेशनल जो इकोनॉमी है वो ही रह गया है. सो नाउ मूव टू इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. सिमिलर इज रिटन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. India's development experience inextricably linked with India's decision to opt for a mixed economy in beginning of her own planning process. So there neither was nor in even now a consequences among the social scientists whether the choice of mixed economy concept was right of India. On the other hand, the heavy industry bias, insufficient resources allocation, non-competitive nature of Indian economy in the global context are all trails to this decision to opt the mixed economy. Now move to next slide. Next slide contain mixed economy concept and silent feature. As we have already learned about mixed economy, देखिए हम लोगों ने अभी मिक्स्ड इकोनॉमिक्स की बात की थी. बेसिकली उसमें क्या होता था, जो पब्लिक सेक्टर है और जो प्राइवेट सेक्टर है उन दोनों के बीच में जो है कमिटमेंट है. सो दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है, हमारी नेशनल इकोनॉमी ही रह जाता है. सो सिमिलर इज रिटन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. ऐसा ही हमारे पास कुछ इस पर्टिकुलर स्लाइड में लिखा है. सो ओनरशिप ऑफ सेक्टर इज यूज्ड बाय सम ऑफ क्लासिफाई देम. अ सिस्टम कंप्रेसिंग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वुड बी कॉल्ड कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ. अ सिस्टम जॉइंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन गिव्स अनदर टाइप ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. देखिए अब यहाँ पे हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी के एग्जांपल है. एक ऐसा सिस्टम है जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करता है तो हम उसको कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ बोल देते हैं. एक सिस्टम है जो जॉइंट सेक्टर है विद अनदर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी. A system in which both public and private sector are present is a mixed economy of conventional type. देखिए as we have already talked about mixed economy, so basically mixed economy is a system in which both private as well as private sector contributes. So this mixed economy could be ad hoc or systematic type depending upon the extent of coverage by the public sector of core sector of the economy. The another consideration would be the extent to which the two sectors have been integrated and harmonized with the policy objective of the economy as a whole. It would be an economy that shows concern for the welfare objective of the weaker section, though a
combination of public distribution system, poverty program, as also the production priority based on the market economy. So now let us discuss the meaning and characteristics of कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. देखिए जो हमारे इकोनॉमी है बेसिकली जो हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और वो कुछ मेथड को अप्रोचिंग होना चाहिए, लाइक वो इकोनॉमी को, पॉलिटिकल को, सोशल इश्यूज को, सो द अचीव क्लैरिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स इकोनॉमी. सो मिक्स इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट है. लेट अस गो थ्रू विद दिस पॉइंट वन बाय वन. फर्स्ट वन इज कैपिटलिज्म. नाउ मूव टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, कैपिटलिज्म. Capitalism has been defined as an economic system stressing individual entitative with a central role for a market economy. The profit motive and ownership of means of production by private individual and corporations. Under capitalism, all means of production such as farms, factories, mines, transport are owned and controlled by private individual and firms. देखिए कैपिटलिज्म क्या है. एज वी नो हमारे पास बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के थे, आज हम उनको प्राइवेट सेक्टर को बेसिकली गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग के लिए दे दिया. उनके कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास, कुछ फैक्ट्रीज, फार्म, ट्रांसपोर्ट. सो दोज हु ओन these means of production are free to use them as they like in order to earn private profit. The state and government takes least part in the economic activity of the people. Government looks after or such matters as defense, foreign affair, currency, coinage, and some important civil works such as construction of road, bridges, because private individual may not find it profitable to undertake such works. So basically गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ वर्क को पब्लिक सेक्टर को दे दिया और कुछ वर्क को गवर्नमेंट खुद से देखती है. वो सारे जो इतने प्रॉफिटेबल नहीं समझते प्राइवेट सेक्टर जिन्हें, वो आजकल गवर्नमेंट संभालती है. उनके हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, लाइक फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, करेंसी, कॉइनेज, जो मेन इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा लाइक वर्थ वाले हैं वो भी गवर्नमेंट खुद से रखती है. सो मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. एसेंशिएट ऑफ कैपिटलिज्म. सबसे पहला है हमारे पास राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. सो व्हाट वी मीन बाय राइट of private property? The various means of production are under the private ownership of individual. The private individual can hold, use or sell them as they like. Right of inheritance by the son and daughter on the another legal heirs is implicit in this right. सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास, that is right of private property. ये प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ऊपर उस टाइप का राइट है, लाइक कि आप उसको सेल भी कर सकते हो, उसको परचेज भी कर सकते हो, उसको आप फर्दर इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इंक्रीज भी कर सकते हैं. तो उस टाइप की जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज के अंदर आती हैं. इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमेशा इनहेरिट होती हैं, लाइक अ फादर टू सन और अ ग्रैंडफादर टू ग्रैंड डॉटर. नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पॉइंट. Next point is freedom of enterprise. So there is no restriction on the right of individual to engage in any business or enterprise for which it has the necessary means. नेक्स्ट हमारे पास फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, लाइक आप अपने बिजनेस को किसी को भी पर्टिकुलर पर्सन को दे सकते हो जो इस आपके बिजनेस को आगे वर्क कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रॉफिट मोटिव. सो प्रॉफिट मोटिव इज एन हार्ट ऑफ कैपिटलिस्टिक सिस्टम. इट इज प्रॉफिट, नॉट एनी फीलिंग विच मेक्स एन एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी. देखिए प्रॉफिट अर्निंग मोटिव रहता है
इससे हमारा जो कोई भी मेन हमारे बिजनेस का मोटिव है वो प्रॉफिट रहेगा और हम अपने बिजनेस को कैसे भी इन्वेस्ट कर पा रहे हैं. नेक्स्ट इज कंपटीशन. कंपटीशन एग्जिस्ट अमंग producers, seller, buyers, employers, investor, etc. This is achieved through cost control, price cutting and advertisements, etc. कंपटीशन एज वी नो आजकल हमारा जितना भी इरा है बहुत ज़्यादा कंपटीशन का इरा है. सो उस कंपटीशन के इरा में हम अपने बेसिकली प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए या अपने जो भी कॉम्पिटिटर हैं उनसे compete करने के लिए हम बेसिकली कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, प्राइस कटिंग कर सकते हैं और एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं. Our next main point is socialism. Now, what we mean by socialism? So, socialism is an economic organization of society in which the material means of productions are owned by whole community to a general economic plan. All members being entitled to the benefit from the result of such socialized plan production on the basis of equal rights. As against the democratic socialism is characterized by public ownership of at least the strategical important materials means of production while at the same time maintaining individual freedom of both consumption and occupation. Now, what are the silent features? So, they are the sum of the silent features. Having described the two extremes of capitalism and socialism, it is also possible to define a mixed economy in functional terms. A mixed economy is characterized by, first point is a balance between market economy and a planning mechanism. देखिए यहाँ पे हम लोग बेसिकली फीचर्स देख रहे हैं कि कौन कौन से फीचर्स रहेंगे मिक्स्ड इकोनॉमिक के. सबसे पहला फीचर है कि वो एक बैलेंस होता है बिटवीन मार्केट इकोनॉमिक एंड द प्लानिंग मैकेनिज्म. सेकंड की बात करते हैं अ क्लियर demarcation of boundaries of public sector and private sector so that the core sector and the strategic sector are invariably in public sector. Next one is while profit motive influences decision making in the private sector, the economic viability criteria for investment decision in the public sector is based on social cost benefit analysis. Next point, the ownership of means of production as between public sector and the private sector, joint sector and cooperative sector is so decided that there is a balance between personal and social incentives and sectional and general interest. Next point, there is a occupational freedom and freedom of consumer choice. The government intervenes to prevent undue concentration of economic power and monopolistic and restrictive trend practices. So similar is written in this particular slide. Now move to our next slide. Next slide contain evolution of mixed economic in India. Basically mixed economic का इंडिया में कहाँ से starting हुई. So as earlier as the first 5-year plan, the Indian policy makes decided that the state must not only assume the responsibility of providing the infrastructure facilities and the social overhead, it should be undertake the direct promotion work. It was recognized that government should interview in the industrial field and according to the development of basic and strategic industries was unmarked to the public sector. देखिए बेसिकली जब हमारे पास हमारी पंचवर्षीय योजना आई तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसने स्टेट को जस्ट दिया कि आप
स्टेट का में फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर ही देखेंगे, बट जब हम लोगों ने अपनी नेसेसिटी को देखा, अपने रिक्वायरमेंट को देखा, तो जैसे हमारी रिक्वायरमेंट थी कि नॉट ओनली द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नॉट ओनली द फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड, वो उनके साथ साथ उन्हें कुछ बिजनेस भी रिक्वायर्ड होना था। तो उस टाइम पे हम लोगों ने सोचा कि हम लोग को एक मिक्स इकोनॉमिक लेके चलते हैं, जिसमें हमारे पास स्मॉल जो स्टेट्स हैं एज वेल एज हमारी होल कंट्री है उसमें पार्टिसिपेट कर सके। वहां से हमारे पास मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया। द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स इकोनॉमी वाज evoked so that the both public and private sector could contribute to the process of growth। मेन मोटिव क्या था कि पब्लिक सेक्टर और जो पब्लिक सेक्टर है वो मिलकर हमारी ग्रोथ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। इट वॉज कंसिडर दैट इंडिविजुअल एंटरप्राइज एंड इनिशिएटिव वुड बी बेस्ट कैटलिस्ट ऑफ चेंज इन द शेप ऑफ एग्रीकल्चर, ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यूनिट ट्रेड एंड कंजम्पशन। नाउ here are industrial policies revolution। सबसे पहला है इंडस्ट्रीज पॉलिसी रेवोल्यूशन इन 1956। 1956 में क्या था? द अडानी रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस डिक्लेयर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ socialistic pattern of society as a aim of economic and industrial policy of government। The resolution made it clear that the state will necessarily play a vital part in starting and operating big projects through overall controls of resources, trends and essential balance in the economy। The industries were classified into three broad categories: Schedule A, Schedule B and Schedule C। Schedule A में क्या हुआ? Those industries which were to be sole responsible of state। The list includes 7 industries: arms and ammunition, atomic energy, iron, steel, heavy machinery required for mining, heavy electrical industries, coal, mineral oils, mining, iron core and another important mineral like copper, lead and zinc। देखिए उसके लिए हमारे पास 1957 के अंदर 3 शेड्यूल बनाए गए। शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 में 17 इंडस्ट्रीज को एक लिस्ट के रूप में रखा गया, जो बहुत ज़्यादा बेसिकली हैवी इंडस्ट्रीज थी, लाइक जिसमें आर्म्स बनते थे, हैवी मशीनरीज बनती थी, माइनिंग का प्रोसेस होता था, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज होती थी। फिर शेड्यूल बी की बात करते हैं। देयर वाज अबाउट a dozen इंडस्ट्रीज इन दिस लिस्ट। देयर इज अ स्टेट माइट establish new unit or existing unit might be progressively nationalized। In these industries the private sector was granted plenty of opportunity to develop and expand। जो शेड्यूल बी था उसमें 12 इंडस्ट्रीज को रखा गया। शेड्यूल सी की बात करते हैं। इंडस्ट्रीज इन दिस शेड्यूल कंसिस्टिंग ऑफ रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज नॉट इंक्लूडिंग द शेड्यूल ऑफ ए एंड बी would be a private sector, would be a subject of social and economic policy of the government। नेक्स्ट हमारे पास रेवोल्यूशन था 1977 के अंदर। the new industrial policy of 1977 was very critical of the 1957 resolution on the ground that unemployment has increased, rural urban disparities has widened and the rate of real investment was staggered। The growth of industrial output has been no more 3 or 4% of the annual on the averages। Revolution of 1980। Move to our next slide। Basically 1980 के अंदर भी outlining the industry policy of 1980, it was stated the industrial policies announcement of 1956 reflect the value system of our country and has shown consequently the merit of constructive flexibility।
Now move to this particular slide. Private and public sector in India. इंडिया में प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कैसे हैं? Now the concept of mixed economy adopted by India implied the rejection of idea of intermediate nationalism of private sector. It further implied a regulated private sector and fast expanding public sector, especially in bases and heavy industries such as steel, engineering, फर्टिलाइजर, पावर एंड ट्रांसपोर्ट. बेसिकली देखिए अब हमारे पास प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स बोथ आने लगे, तो हम लोगों ने एज 1957 का रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसमें शेड्यूल बना दिए गए कि शेड्यूल 1 के अंदर क्या होगा, शेड्यूल 2 में किस टाइप की इंडस्ट्रीज होगी. सो उसके बाद हमारे पास प्राइवेट सेक्टर जो था वो हमारे पर्टिकुलर इकोनॉमी का एक पार्ट बन गया. सो प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. सो जो प्राइवेट सेक्टर इंडिया में था वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. वन इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनदर वन इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से थे और नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से थे. सो द ऑर्गेनाइज सेक्टर इज मॉडलाइज्ड, अडॉप्ट्स कैपिटल incentive models of production and has easy access to capital market and banks. It uses modern means of communication and adopt all method to manipulate demand to suit its need. Profit motive is the basis of all activity of this sector. बेसिकली जो हमारे पास फर्स्ट सेक्टर था ऑर्गेनाइज सेक्टर, उसने क्या किया, जितने भी हमारे पास मॉडर्न टेक्निक थी उन सबको लिया और उन सबको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया. जो भी नई इन्वेस्टमेंट होती रही पर्टिकुलर उनके ऊपर वर्क करने लगा. सो जो अनऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर इज स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया एंड हैज बीन डिफरेंट टू एनफोर्स पॉलिसीज. सेकेंडरी ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग and the absence of catalytic agencies, this sector has not been able to take full advantage of facilities extended to them. So, the important objective assigned to public sector. Public sector को basically कौन कौन से objective दिए गए. तो as we know कौन कौन से objective होंगे भाई, एक employment बढ़ी उनसे. Secondly हो सकता है redistribution of income and wealth and promote import substitution, save and earn foreign exchange. सो बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर आया तो उनका बेसिक मन ये कहता था कि हमें जो विदेशी मुद्रा है वो भी कमानी है बेसिकली, जिससे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी. इनकम एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इंडिया की जो डेवलपिंग कंट्री है तो उसकी जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छे से होने लगेगी. दीज पॉइंट्स आर बेसिकली रिटन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. Next slide contain mixed economic recent trends and an appraisal. So basically the decade of 1980s witnessed a rapid expansion of industries activity in India, which can be attributed mainly to reforms undertaken in both industrial and trade policies. Further policy changes become necessary for accelerating the industrial growth in 1990s in order to consolidate the achievement of last decade. देखिए जब 1980s आया तो उसमें हमारे पास सबसे बड़ा जो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने लगा. जैसे ही 1990s आने लगा उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी. सो द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू पॉलिसी पैकेज विल बी to build on the gains already made. Second, correct the distortion or weakness that might corrupt it. Maintain substantial growth in productivity and rainfall employment. तो मेनली जो हमारे पास मेन मोटो था कि जो हम ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं उसको ही हमें आगे बढ़ाना है, जो उसमें ड्रॉबैक्स हैं, जो भी कमी है उसको ओवरकम करना है. Now move to our next slide. Next slide contain provision of new policies are. New policies में कौन कौन से provision थे.
सो सबसे पहला था इंडस्ट्रियलाइजिंग was abolished for all projects except in 80s industries where the strategic and environmental concern are paramount or where industries produce goods with acceptably high import content. Second है MRTB Act was embedded to eliminate the need of prior approval by the large companies for capacity expansion and diversification. Third point is the requirement of phased manufacturing program. Next is areas reserved for the public sector were narrowed down and greater participation by the private sector was permitted in core and basic industries. Government clearance for the location of project was dispensed and expect in case of 23 countries with the population more than 1 million. A national revenue fund has been set up to ensure that the cost of technology changes and moderation industries would not be borne by the workers. Now question for all of you people. At the very beginning my first question is what are the objective of public section in India? My second question is what another step has been taken to deregulate the economy? So today we will wind up our session here. Next we are going to discuss in our next class. Till then, happy learning, we learning.